किसान भाइयों 12-32-16 एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें कि 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस, P2O5 और 16% पोटेशियम यानी K2O होता है। यह उर्वरक मिट्टी में फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को संतुलित करने में मदद करता है और विशेष रूप में लीचिंग प्रवण मिट्टी में तो ये बहुत ही प्रभावी होता है। इसके मुख्य लाभ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का इष्टतम मिश्रण प्रदान करता है, फसल के तेजी से विकास में सहायता करता है और इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि करता है। किसान भाइयों नमस्ते, मैं आपका दोस्त उमेश कापसे क्रॉप डॉक्टर यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम NPK का 12-32-16 इस खाद का उपयोग फसल में किस चक्र के साथ मात्रा, समय जैसे कि महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ये सब कुछ जान लेते हैं। इसे बुवाई के समय प्रसारण विधि से लागू करना उचित है। खुराक फसल और मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सामान्यतः उभरी हुई फसलों के साथ इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा सलाह हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। बीज के साथ उर्वरक के रूप में इसका उपयोग अधिक लाभकारी होता है। पैकेजिंग का अगर हम बात करें तो यह उर्वरक दानेदार रूप में उपलब्ध है और नमी प्रतिरोधी HDP बैग में पैक किया जाता है, जिससे इसे संभालना और भंडारण करना बहुत ही आसान होता है। इसका निर्माता के रूप में अगर देखेंगे तो इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन ये इस 12-32-16 खाद का उत्पादन करते हैं। कृपया ध्यान रखें कि उर्वरक का सही उपयोग मिट्टी की जांच और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अतः स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श करना उचित ही होगा। NPK 12-32-16 उर्वरक खाद का उन्नत कृषि अभ्यास में उपयोग अगर हम जान लेते हैं तो वैज्ञानिक रूप से तो ये बहुत ही अच्छा उर्वरक है जो सही समय, मात्रा और विधि के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। मृदा परीक्षण के आधार पर इसका अगर हम उपयोग करना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन टेक्निक के ज़रिए अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो पहले फसल को पानी दे दीजिए और पानी देने के बाद ये फसल के पास इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें संतुलित पोषण द्रव्य जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन आता है। वो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और हरी पत्तियों के विकास में सहायक होता है। 32% फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस जड़ विकास और फूल बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। और 16% पोटेश आता है यानी K2O, पौधों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में हमें मदद करता है और फसल की गुणवत्ता भी इससे सुधारती है। किन फसलों के लिए उपयोग किया जाता है ये हम देखते हैं। धान यानी चावल और गेहूँ, जड़ वृद्धि और अंकुरण बढ़ाने के लिए। गन्ने के लिए देखें तो संतुलित विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए। दलहन और तिलहन फसलें जैसे कि चना, मसूर, मूंगफली, सरसों आदि में बेहतर जड़ विकास के लिए। सब्जियां और बागवानी फसलें आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन, फूल गोभी आदि में भी यही उपयोग होता है। सही समय और मात्रा में प्रयोग। इसका बुआई से पहले रोपाई के समय उपयोग करना चाहिए 50 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। फर्टिगेशन ड्रिप के साथ किया जाएगा तो 204 किलोग्राम प्रति एकड़ की सिंचाई पर इसका उपयोग करें। फॉलियर में इसका इतना अच्छा उपयोग नहीं होगा। उत्पादन में ये वृद्धि 100% लाएगा। मृदा उर्वरकता संरक्षण करेगा, सिंचाई और पोषण की लागत में बचत करेगा, बेहतर फसल गुणवत्ता 100% देगा। तो किसान भाइयों इसका NPK 12-32-16 उर्वरक का उन्नत कृषि तकनीकों के साथ यानी संतुलित पोषण प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन के माध्यम से अधिकतम निपज देने के लिए प्रयोग करना ज़रूरी है। उससे उच्च उत्पादन, लागत में बचत और बेहतर मिट्टी की उर्वरकता भी हमें मिल सकती है। किसान भाइयों मैं आपका मित्र उमेश कापसे
क्रॉप डॉक्टर यूट्यूब चैनल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे भी बढ़िया ज़्यादा जानकारी आपको देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको भेजते चले। करके मिट्टी में इसका सीमित तरह से उपयोग करना चाहिए, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें P2O5 यानी फास्फोरस की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो सकता है। तो इसका अगर हमें अभ्यास करना होगा तो चलिए हम देखते हैं किन मिट्टियों में इसका उपयोग सीमित या सावधानीपूर्वक करना चाहिए। क्षारीय और चूनायुक्त यानी अल्कलाइन एंड इसके तरह से मिट्टी में हमें इसका थोड़ा सा उपयोग देख के ही करना चाहिए, क्योंकि इन मिट्टियों में पहले से ही अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है जो फास्फोरस के अवशोषित करने से रोक सकता है और इसे अनुपलब्ध बना सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समाधान मिट्टी परीक्षण के बाद ही इसका उपयोग करें। इस मिट्टी में फास्फोरस घुलनशील रूप में देने के लिए सल्फर या जैव उर्वरक फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी PSB इस टाइप के ज़मीन में निश्चित तरह से डाल दीजिए। अधिक अम्लीय एसिडिक मिट्टी pH 5.5 से कम अगर होगा तो अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस एल्यूमिनियम और आयरन के साथ मिलकर अनुपलब्ध हो सकता है, जिससे पौधों को पोषण नहीं मिलता अगर pH 5.5 से कम होगा तो इसका समाधान क्या है। तो अम्लीय मिट्टी में चूना, लाइम या डोलोमाइट चूना मिलाकर pH को पहले संतुलित करें। सामान्य से कम मात्रा में NPK 12-32-16 का उपयोग करें। जल भराव वाले यानी ऐसी जो कुछ भी मिट्टी होती है उसके लिए नाइट्रोजन लॉस यानी डीनाइट्रिफिकेशन होकर वायुमंडल में इसका नाइट्रोजन चला जाता है, जिससे उर्वरक का प्रभाव कम हो सकता है। इसके समाधान के लिए जल निकासी में सुधार करें, सूखी स्थिति में ही उर्वरक डालें, धीमी गति से घुलने वाले नाइट्रोजन स्रोत का ही उपयोग करें। रेतीली मिट्टी अगर होगी तो फास्फोरस और पोटेश जल्दी लीच हो सकता है, जिससे पौधों का पूरा पोषण नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी खुराक में ये उर्वरक दे। ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट इसके साथ मिलाकर ही इसका उपयोग करें।